चलो, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था ग्रेचुटी पेबल कब कब होगी। तो मेरे हिसाब से आप इससे घर से पढ़ के नहीं आए होंगे एज यूजुअल। तो कल हम लोगों ने ये पढ़ा था ग्रेचुटी मिलेगी किसको। एक तो ग्रेचुटी मिलेगी कब, और एक पढ़ा था हमने ग्रेचुटी मिलेगी किसको। तो मिलेगी कब, जब या तो आप टैब बोल जाओ सर्दी से, है ना, या किसी भी वजह से, या परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाए सर्दी से, है, ब्रेन स्ट्रोक आ गया, या हीट स्ट्रोक आ, वो कोल्ड स्ट्रोक आ गया, या सुपर एनिमेशन हो जाए, तुम्हारा बुढ़ापा, सर्दी अलाउ नहीं कर रही काम करने के लिए, और या फिर रिटायरमेंट आ जाए। राइट, रिटायरमेंट का मतलब कुछ समझाया था अदर देन सुपर एनिमेशन। और मिलेगी ग्रेचुटी किसको, एम्प्लॉय को खुद को, अगर ये दोनों में से कोई केस है तो। डेथ है, परमानेंट डिसेबलमेंट है, तो आपका नॉमिनी। ठीक है, नॉमिनी के बारे में हमने कल बहुत सारा डिस्कशन किया था कि नॉमिनी जो है वो आपका रिलेटिव होना जरूरी है। अदर देन रिलेटिव को आप नॉमिनी नहीं बना सकते। अदर देन रिलेटिव को अगर आप नॉमिनी बनाओगे तो उसके लिए आप एक ही कंडीशन है कि आपका कोई रिलेटिव ही नहीं। ठीक है, और अगर रिलेटिव नहीं है, आपने नॉमिनी किसी और को बनाया, जिस दिन आपका रिलेटिव आ जाए उस दिन वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, नया नॉमिनी लाना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। अब नॉमिनी के बारे में आखिरी चीज है जो कल हम डिस्कस नहीं कर पाए, वो है अगर नॉमिनी कोई माइनर है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, अब उसकी पत्नी भी नहीं है, माता पिता भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, एक बच्चा है जो कि इस समय 12 साल का है, यानी माइनर। अब रिलेटिव को नॉमिनी बनाना पड़ेगा, कंफर्म है, और उसका एक ही रिलेटिव है तो उसी को बनाना पड़ेगा। अब जब तक वो माइनर, इस दौरान अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, किसकी, मेजर की, यानी जो एम्प्लॉय है, तो उसकी नॉमिनी का पैसा माइनर को नहीं दे सकते। 12 साल का बेचारा उसको कैसे दे। तो एक वर्ड हम यूज करेंगे इस पूरे लॉ में, अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है उस एक्ट को इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर होती है। जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी किस पर है, आरबीआई। इंश्योरेंस एक्ट को अप्लाई कराने की जिम्मेदारी आईआरडीए पर। ऐसी हर एक्ट को अप्लाई कराने की जिम्मेदारी किसी न किसी के ऊपर होती है। तो इस ग्रेचुटी एक्ट को अप्लाई कराने की जिम्मेदारी भी अलग से एक अथॉरिटी बनी हुई है। उसका काम होता है कि जितने भी इंप्लॉयर्स भारत में हैं वो ग्रेचुटी दे। कल को मान लो किसी इंप्लॉय को ग्रेचुटी नहीं मिलती, बेचारा कहाँ जाए, किसको जाके बोले। तो हमने कहा अथॉरिटी के पास। हर बात के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते ना, देखो ऐसे कोर्ट के पास यही काम थोड़ी ना रह गए, फिर तो बाकी सारे सरकारी कर्मचारी या सरकारी एजेंसी वो तो कुछ काम की नहीं है फिर। तो हमें करेंगे ऐसे ग्रेचुटी डिपार्टमेंट बना हुआ। कल को उसका पहला काम तो ये है कि वो खुद ही नजर रखे, पहली बात तो खुद ही इस बात पे नजर रखे कि जो ग्रेचुटी है वो उसे सारे एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय को देते हो। नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग तो ऑन कर दी थी, ये लगाना रहेगा। तो पहली बात तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, पहली बात तो उस ग्रेचुटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे सारे एम्प्लॉयर ग्रेचुटी दे रहे हो, कोई लफड़ा चाहिए ही नहीं। फिर भी नहीं होता तो वो जो ग्रेचुटी डिपार्टमेंट है वो समय समय पर इंस्पेक्शन वगैरह करता है। आपको अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रही, कम मिल रही है, या पूरी नहीं मिली, या टाइम से नहीं मिली, या जो भी रीजन रहा, आपकी जो भी शिकायत है वो आप उस ग्रेचुटी डिपार्टमेंट के पास लेके जाओ। अब वापस आते हैं मुद्दे पर। अब वो एम्प्लॉय की डेथ हो गई, वो एम्प्लॉय की ग्रेचुटी का पैसा उसके माइनर रिलेटिव को नहीं दे सकते या नॉमिनी को नहीं दे सकते, तो वो जो अथॉरिटी है उसके पास जमा करा दो। ठीक है, अब वो जो अथॉरिटी है वो उसे किसी बैंक अकाउंट में, किसी एफडी में, या ऐसी किसी जगह इन्वेस्ट कर देगी। और जब भी वो 18 साल का हो जाएगा नॉमिनी, तो पैसा उसको दे देंगे, जो भी ब्याज सहित बन रहा है वो सारा का सारा। करेक्ट। अब ये मेरे व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि सही भी है, गलत भी है। गलत इसलिए क्योंकि बेचारे माइनर को जो पैसा मिलता है वो आपने अथॉरिटी ने जमा कर लिया। वो माइनर बेचारा जिंदा कैसे रहेगा भाई, उसको पालने पोसने की जिम्मेदारी किसी के ऊपर तो आनी चाहिए ना, कौन होगा पता नहीं। ठीक है, जिसके पास जाएगा वो ध्यान रखे ना रखे पता नहीं, खैर। लेकिन वैसे भी ठीक है, अगर उसके पास जाएगा तो इतना समझदार तो है नहीं, तो उसका पैसा बाकी लोग ले लेंगे। क्या ना, देखो कोई रिलेटिव कुछ नहीं होता, ये चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, ये सब कहने की बात है। जब आदमी मर जाता है उसके बच्चों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता। 2 4 5 10 दिन तो सब रखेंगे ध्यान, उसके बाद में फिर सबको बोझ लगने लग जाता है, चाहे कितना ही सगा चाचा हो, चाहे कितना ही सगा मामा हो, चाहे कितना ही सगा ताऊ हो, चाहे कितना ही सगा काका हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। तो यहां ये इंपॉर्टेंट इसलिए बना गया कि हमने उस समय तक क्या करेंगे वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, पर पैसा किसी भी हालत में उस नॉमिनी को नहीं दिया जाने वाला है। राइट, जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां तक कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, कल हमने पूरा डिस्कस कर लिया। लेकिन अब कल हम एक चीज पढ़कर आए थे बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ये जो कंटिन्यूस सर्विस का मतलब है ये क्या है। कल हमने कहा था ना कि आप ये ध्यान है, मेरे हिसाब से कल क्लियर हो गया था। 5 कंटिन्यूस ईयर नहीं है, कंटिन्यूस सर्विसेज ऑफ 5 ईयर्स है।
तो हमें 5 ऐसे साल चाहिए जिसमें आपने कंटिन्यूस सर्विस दी। अब ये कंटिन्यूस सर्विस का मतलब क्या है, यानी कौन से साल में आपने कंटिन्यूस सर्विस दी माना जाएगा, वो हमें एक तो डिस्कस करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट है ग्रेचुटी का अमाउंट कितना मिलेगा, यानी किसी भी इंप्लॉय को ग्रेचुटी कितनी मिलनी है, अमाउंट की कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं। अनडाउटेडली कैलकुलेशन है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई होगा, समझाने की जरूरत ही नहीं है। 5 साल की कैलकुलेशन अभी बाकी है। एक बार के लिए मान लीजिए आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो गए, यानी आपने 5 कंटिन्यूस ईयर ऑफ सर्विसेज दे दिए, ठीक है, आपने कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 इयर्स अवेलेबल करा दी, तो ग्रेचुटी मिलेगी। पहली चीज दिमाग में आप क्या रखेंगे, जितने साल नौकरी करी है उसके हिसाब से ग्रेचुटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल नौकरी करोगे तो और 15 साल नौकरी करोगे, दोनों में ग्रेचुटी बराबर आएगी। बराबर कैसे आएगी यार, फिर 15 साल काम करने वाले व्यक्ति को क्या फायदा मिला। तो ग्रेचुटी आप जितने साल नौकरी करते हैं उसके हिसाब से मिलती है, तो ये दिमाग में रखना अच्छे से अपने। अभी हम लोग ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वन इज नॉन सीजनल एस्टैब्लिशमेंट एंड वन इज सीजनल एस्टैब्लिशमेंट। नॉन सीजनल का मतलब है कि जिनमें पूरे साल भर काम चलता है, यानी वहां पे ऐसा नहीं है कि सीजन में आएगा, जैसे दिवाली होली पे काम होता हो उसको बोलते हैं सीजनल। नॉन सीजनल जैसे हमारा वाला है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हमारा नॉन सीजनल है, पूरे साल भर चलता है। ऐसा हमारा कोई सीजन, बोलने को हम बोल देते हैं सीजन आता है, लेकिन असल में पूरे साल भर ही सीजन चलता है, बस कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन हमारा काम पूरे साल भर ही चलता है, हम तो पूरे साल भर ही पढ़ाते हैं। ये सीजनल एस्टैब्लिशमेंट है, ओ सॉरी नॉन सीजनल। सीजनल जैसे दिवाली वाले पटाखों वाला है, पतंग वाला है, ठीक है ना, या बैंड बाजा बारात वाला है, कैटरिंग वाला है, ये सीजनल एस्टैब्लिशमेंट की कैटेगरी में आते हैं। पहले हम बात करेंगे नॉन सीजनल में। नॉन सीजनल में भी हमने 2 कैटेगरी बनाई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वन इज मंथली वेजेस और दूसरा है पीस रेटेड। मंथली वेजेस का मतलब क्या होता है, हर महीने आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, राइट। पीस रेटेड का मतलब है जहां पर आप जितने नंबर ऑफ पीसेस बनाओगे उसके हिसाब से आपको वेजेस दी जाएगी। किसी महीने में ज्यादा पीसेस बनाए तो ज्यादा वेजेस, कम पीसेस बनाए तो कम वेजेस, राइट। तो नंबर ऑफ पीसेस के हिसाब से, जैसे बीड़ी उद्योग होता है, बीड़ी समझते हो ना, बीड़ी, अरे तुमने तो कईयों ने पी भी होगी, नहीं पिए क्या। बीड़ी उद्योग में क्या होता है, वहां पे डेली की वेजेस नहीं मिलती, महीने की वेजेस मिलती है, लेकिन हर महीने कितनी वेजेस मिलेगी, जितनी बीड़ी बनाओगे। जैसे 5 पैसा पर बीड़ी। बीड़ी में कुछ नहीं करना होता है, बीड़ी बनाना बड़ा आसान काम होता है, पत्ता होता है, ठीक है, पत्ता, उसके अंदर तंबाकू रखा, उसको से रोल करा और धागे से लपेटा, दैट्स इट। तो वो 1 मिनट के अंदर 10 बीड़ी, 15 बीड़ी, 20 बीड़ी ऐसे बनाते हैं 1 मिनट के अंदर, कुछ नहीं करना होता, उनकी स्पीड इतनी तगड़ी होती है, पत्ता उठाया, तंबाकू डाला, 1 मिनट के अंदर तो 8-10 बीड़ी बना देते हैं वो लोग। अब वो दिन भर में जितनी बीड़ी बनाएंगे उसके हिसाब से पैसा मिलेगा, यानी अगर आपने 100 बीड़ी बनाई तो 5 रुपया, 1000 बीड़ी बनाई तो 50 रुपया, वो एक दिन की 10,000 बीड़ियां बनाते हैं, 10,000 से भी ज्यादा, तो 500 रुपया पर डे। अगर अगले दिन आपने 2000 बीड़ी बनाई, 20,000 बीड़ी बनाई तो 1000 रुपये मिल जाएगा, या जो भी अमाउंट बनता है। तो पूरे महीने का इकट्ठा करते रहते हैं और एक साथ पैसा दे देता है, लेकिन हर महीने कितना अमाउंट मिलेगा पता नहीं, किसी महीने में ज्यादा, किसी महीने में कम, किसी महीने में बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये सीजनल नहीं है, इसको आप सीजनल मत बोलो। बीड़ी बनाना कोई सीजनल बिजनेस है क्या, बीड़ी तो पूरी गर्मी हो चाहे सर्दी हो पूरे साल भर ही बनती है बीड़ी। तो यहाँ वेजेस पीस रेटेड है, डिफरेंस समझ में आ गया। पहले तो सीजनल नॉन सीजनल में डिफरेंस समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सीजनल में भी 2 हो गए, एक फिक्स वेजेस और एक पीस रेटेड। अब पहले हम बात करेंगे फिक्स वेजेस अगर आपको मिलती है तो ग्रेचुटी कितनी मिलेगी, हर 1 साल काम करने के बदले में 15 दिन की सैलरी जितना आपको ग्रेचुटी मिलेगी। यानी अगर आपने 5 साल काम करा तो 15 × 5, हर 1 साल के लिए 15 दिन की सैलरी जितनी आपको ग्रेचुटी हम दे देंगे। तो अगर आपने 5 साल काम करा, 5 से कम तो बोलना ही मत, क्योंकि मतलब ही नहीं है, तो 5 × 15। आपने 12 साल काम करा तो 12 × 15, करेक्ट। तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय 15, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय 15, मल्टीप्लाई बाय 15 दिन की वेजेस। तो 15 से मल्टीप्लाई मत करना फिर, और अगर 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 दिन की वेजेस से मल्टीप्लाई कर देना। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दोबारा समझो। आपको हर एक कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए 15 दिन की वेजेस मिलेगी, करेक्ट। आप पहले तो 15 दिन की वेजेस कैलकुलेट कर लो। मान लीजिए आपकी 15 दिन की वेजेस आ रही है 25,000 रुपए, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12 साल, अगर आपने 12 साल काम करा है तो दिस विल बी योर ग्रेचुटी। या आप ऐसे कर लो, 1 दिन की वेजेस निकाल लो, ठीक है। 1 दिन की वेजेस आ रही है आपकी 800 रुपए, 1 साल के लिए कितने दिन की वेजेस मिलती है, 15, तो 15 × 800 रुपए मल्टीप्लाई बाय कितने साल काम करा, समझ में आ गई।
तो अगर आप एक दिन की वेजेस पकड़ रहे हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय पर डे वेजेस। यदि आप वेजेस ही 15 दिन की ले रहे हो तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय वो जो वेजेस का अमाउंट है वो ले लो। नहीं समझ में आई बात? आगे अच्छे से। और ये 15 दिन की वेजेस कैसे निकालोगे या पर डे वेजेस कैसे निकालोगे? जब आप रिटायर हुए या डेथ हुई या सुपर एन्यूएशन हुआ उससे जस्ट पिछले महीने जो आपको वेजेस मिली वो पकड़ लेना। जैसे आपका रिटायरमेंट हुआ 15 सितंबर 2023 में, 15 सितंबर 2022 को, तो आखिरी वेजेस आपको पूरी अगस्त महीने की मिली होगी। भाई सितंबर की वेजेस तो 15 दिन की मिलेगी ना, तो अगस्त की आखिरी वेजेस मिली होगी, उसको उठा लेना, डिवाइड बाय कर देना कितना, 26, 4 संडे हो गए है ना, तो डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 15। अगर कुछ नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो एक दिन की आ जाएगी, 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 दिन की आ जाएगी। बात समझ में आ गई? एक दिन की ले रहे हो तो ऊपर 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 दिन की आएगी। तो पिछले महीने की वेजेस डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 15, यह आ गई आपकी 15 दिन की वेजेस। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो जितने साल आपने काम किया है, बोले तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। देखो 15 डेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। बात समझ में आ गई? 15 दिन की वेजेस हमने कैसे निकाली? लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब पिछले महीने की सैलरी, डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 15। आप 30 से डिवाइड करते तो ये जो फिगर आता है ये कम आता, समझे आप? 26 से डिवाइड करोगे तो थोड़ा ज्यादा आएगा, समझ गए ना मेरी बात? तो वो आपको उठाना है। अब ये कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब क्या है? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब जितने साल आपने नौकरी करी। लेकिन समस्या आती है पहले और आखिरी साल में, क्योंकि पहली बात ये यहां घुसेड़ लेना अच्छे से, यह सोते जागते ही ये रटा हुआ रहना चाहिए। हमारे लिए ईयर का मतलब कैलेंडर ईयर होता है, हमारे लिए ईयर का मतलब अप्रैल से मार्च नहीं होता, ठीक है? हम अकाउंट्स नहीं बना रहे, P&L बैलेंस शीट नहीं बना रहे, सो द पीरियड विल नॉट गोइंग टू बी अप्रैल टू मार्च, विल गोइंग टू बी जनवरी टू दिसंबर, करेक्ट? अब आपने नौकरी ज्वाइन करी, मान लीजिए अब पहले साल में ऐसा तो नहीं ना आदमी 1 जनवरी को ही नौकरी ज्वाइन करेगा यार, या आखिरी साल में ऐसा तो है नहीं कि 31 दिसंबर को ही नौकरी छोड़ेगा, करेक्ट? तो पहले और आखिरी साल में एक समस्या आएगी कि यार पूरे साल तो मैंने नौकरी करी नहीं, अब जब मैंने पूरे साल काम नहीं करा तो मुझे पूरे 1 साल के लिए 15 दिन की ग्रेचुटी देते हो ना आप, मैंने ज्वाइन ही जुलाई में करा, तो उस साल के लिए आप मुझे 15 दिन की वेजेस कैसे दे सकते हो भाई? ये तो गलत हो गया ना। मतलब मैं 1 दिसंबर को ज्वाइन कर रहा हूं, उसको भी आप कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मान रहे हो, उस साल के लिए भी आप मुझे 15 दिन जितनी ग्रेचुटी दे रहे हो, ये लॉजिकल है कहीं से भी? तो हमने कहा लेकिन फिर तो हमें प्रोपोर्शनेट जाना पड़ता, फिर हमारी लफड़ा हो गया, फिर पहले और आखिरी साल के लिए अलग कैलकुलेशन होगी, उसमें डे वाइज। हमने कहा नहीं, इतना नहीं करना है। जिस साल में आपने 6 महीने से ज्यादा काम करा उसको कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मान लो। ये समस्या पहले और आखिरी साल में यानी बीच के सालों में तो वैसे भी नहीं आनी, करेक्ट? तो कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। पहले साल में अगर आपने 6 महीने से ज्यादा काम करा है तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में लेना, आखिरी साल में 6 महीने से ज्यादा काम करा है तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में लेना। उदाहरण के तौर पर आपने नौकरी ज्वाइन करी 15 मार्च 2012 में, करेक्ट? ईयर अपना कौन सा चलेगा? जनवरी टू दिसंबर, तो उसके हिसाब से दिमाग में रखना। तो 15 मार्च 2012 को ज्वाइन करा और 27 सितंबर 2023 को छोड़ दिया, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये 10 साल तो पूरे काउंट होंगे। 12 और 23 की तो बात है, तो 12 में आपने ज्वाइन कब करा? 15 मार्च 2012 को, तो ये कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में आएगा क्योंकि 6 महीने से ज्यादा हो गया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जहां है जी, क्लियर हो गया। और नौकरी छोड़ी कब? 23 में सितंबर में, फिर 6 महीने से ज्यादा हो गया तो वो भी काउंट होगा, तो 10 और 2 12। मान लो अगर आपने नौकरी छोड़ी होती 15 मार्च 2023 को तो फिर 2023 काउंट नहीं करते, तो 2012 तो काउंट होता, तो फिर 11 साल लेते। नौकरी ज्वाइन करी होती 15 सितंबर 2012 को और छोड़ी होती 15 मार्च 2023 को, तो फिर दोनों ही काउंट नहीं होते, फिर दोनों ही काउंट नहीं होते क्योंकि दोनों में 6 महीने से कम है। इस तरीके से आपको कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेने हैं, राइट? यहां कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब अलग है, ऊपर वो कंटिन्यूस सर्विस वाला बताऊंगा वो अलग है, वो अलग है। यस यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप बार बार गवर्नमेंट वाले पे क्यों आ रहे हो? मैं कितनी बार आपको समझा चुका हूं कि ये बात मैंने पहले भी इस वाले एक्ट के दौरान कम से कम 3 बार मैंने कहा, ये एक्ट गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट में डिफरेंस नहीं करता। आप क्यों डिफरेंस करते हो? बताओ, शुरू से लेके अब तक क्या कहीं हमने आपको गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट में क्लासिफिकेशन करके बताया? फिर
क्यों होगा अलग, मुझे बताओ आप, एक मुझे रीजन बताओ, गवर्नमेंट वालों को क्यों अलग से बेनिफिट मिले? क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? क्या हम नौकरी नहीं कर रहे? मतलब गवर्नमेंट वाले नौकरी कर रहे, उनको दे दो सारे बेनिफिट, क्यों दे भाई? ये एक्ट कहता है कोई पार्शियलिटी नहीं, बस एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस नहीं है। कल जो हमने कहा कि अगर उनके ऊपर अलग से कोई स्कीम लग रही है, तो वो स्कीम, अब उस स्कीम के क्या प्रोविजन है वो मुझे नहीं पता। उनकी स्कीम में लिखा हुआ है कि सब करवा चौथ से करवा चौथ मानेंगे यार, तो मानो ना। उनकी स्कीम में लिखा हुआ है, तो वो क्या दिवाली से दिवाली मानेंगे, मानो। ईद से ईद मानेंगे, मानो। उसके बारे में मैं बात इसलिए नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता ना वो स्कीम क्या है। पर जब तक ये एक्ट लग रहा है तो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट में डिफरेंस नहीं होता। समझे आप? इसको बिल्कुल आप यार रट लो। और इसी एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे ये एक्ट हो, चाहे पीएफ हो, चाहे वेजेस एक्ट हो, चाहे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो, मिनिमम वेजेस एक्ट हो, वेज कोड हो, ईएसआई हो, कोई सा भी एक्ट हो, ये सरकारी में और गैर सरकारी में डिफरेंस नहीं करता। ये मतलब आप रट लो, इसमें कोई डिलेमा नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं करता? क्यों करे? मुझे बताओ क्यों करे? मैं, आप सरकारी कर्मचारी हो, मैं भी हूं, दोनों ही कर्मचारी है ना, दोनों की तनख्वाह मिल रही है ना, बुढ़ापा तो दोनों का ही आएगा या सरकारी वालों का ही आएगा? दोनों का आएगा ना। तो जो बेनिफिट आपको मिल रहे हैं मुझे नहीं मिलने चाहिए क्या? कैसे डिफरेंस कर सकते हो आप? ये तो पार्शियलिटी कर दिया आपने कि सरकारी, मैं तो, कोई अगर कल को आ गया तो सीधा कोर्ट में पहुंच जाएगा बंदा, तो सब सरकारी वालों को आपने अलग प्रोविजन दे दिया, हमें अलग प्रोविजन दे दिया। क्यों दिया आपने? विद इन अ सिंगल एक्ट, हाउ कैन यू बाइफ्रिकेट द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? तो आप लोगों को इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ सर, अगर फिक्स 6 मंथ्स होते तो बेटा 6 महीने अगर हो रहे हैं तो भी कंप्लीटेड डेट ऑफ सर्विस में काउंट करेंगे, ठीक है ना? 6 मंथ्स और ग्रेटर देन 6 मंथ्स। क्लियर है? अच्छा, अब हो सकता है कई बार आपने अपने घर में या कहीं पे देखा हो ऐसा, लेकिन आपको फैक्ट्स ऑफ द केसेस नहीं पता है। मैं आपको बताता हूं एक बात, मतलब जिसको मिल रही है ना ग्रेचुटी, इवन ही हिमसेल्फ डू नॉट नो दैट हाउ द ग्रेचुटी हैज बीन कैलकुलेटेड। हम करते हैं ना, हम हर साल 31 जुलाई को रिटर्न भरते हैं इंडिविजुअल्स की, तो उनकी सैलरी क्या आती है, दे इवन डू नॉट, एक होता है फॉर्म 16, आप अपने पापा से मम्मी से पूछना अगर नौकरी करते हैं तो, कहीं पे भी सरकारी प्राइवेट से मतलब नहीं, फॉर्म 16 मिलता है। फॉर्म 16 इज बेसिकली एम्प्लॉयर आपको देता है कि पूरे साल भर में हमने तुझे क्या दिया, उसके ऊपर कितना टैक्स बना, और उस टैक्स पे कितना कितना वो बना, तेरा ये टीडीएस हमने काटा। दैट इज काइंड ऑफ द डिक्लेरेशन बाय द एम्प्लॉयर that how much salary has been given in terms of the cash or in terms of the benefits called perquisites, and how much tax has been calculated on it, and how much tax has been deducted throughout the year over the salary. अब वो फॉर्म 16 90 से 95% लोगों को समझ में नहीं आता। इवन मेरा भाई, इज अ सिविल इंजीनियर एंड इज एन एक्सीएन। एक्सीएन मतलब जेडीए में है वो। एक्सीएन बहुत बड़ी पोस्ट होती है, लाइक नीचे होता है, सबसे नीचे होता है जूनियर इंजीनियर, फिर उसके ऊपर एईएन होता है, फिर उसके ऊपर असिस्टेंट इंजीनियर, ऐसे एक्सीएन की पोस्ट होती है। He even himself do not understand how the calculation has been made. वो रिटर्न मैं भरता हूं उसकी बैठ के, और मैं उसको समझाता हूँ 80CCD1 क्या है, 80CCD, पढ़ा लिखा आदमी है ना, फिर भी क्या ही उखाड़ लिया? बताओ मुझे आप। उसके, और उसको छोड़ो आप, सबसे मूर्खता भरी बात देखो, उसके ऑफिस में जो अकाउंटेंट काम कर रहा है, मतलब जो जेडीए में अकाउंटेंट का, दे यूज्ड टू डिडक्ट द सैलरी, सो देयर इज काइंड ऑफ द डिस्प्यूट्स, दे आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे डोंट, एक सेक्शन होता है 80CCD1 और एक होता है 80CCD1B, एनपीएस कंट्रीब्यूशन का होता है। अभी आप इनकम टैक्स में जब डिडक्शंस पढ़ोगे तो चैप्टर नंबर 6A आएगा एक इनकम टैक्स का, उसके अंदर आप पढ़ोगे, सर ने बताया भी होगा आई थिंक, चैप्टर 6A, दिस इज अ चैप्टर बेसिकली रिलेटेड टू द डिडक्शंस। अब 80CCD1 एंड 1B की कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो अकाउंटेंट को समझ में नहीं आती, वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 लाख रुपए का डिडक्शन देके टीडीएस काट लेते। मैंने कहा पागल है क्या साले, टीडीएस गलत काट दिया, तेरा टीडीएस का पेनल्टी लग जाएगी, और तेरा जो बिगड़ेगा सो बिगड़ेगा, एम्प्लॉय का जो टीडीएस कम कटा उसके ऊपर सेक्शन 234A और 234B और 234C का पेनल्टी लगता है, इंटरेस्ट बेसिकली हम बोलते हैं, वो आपको अपनी जेब से जमा कराना पड़ता है, वो हमारा लगेगा ना। लेकिन अकाउंटेंट समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके सामने वो एक्सेल टेबल बनी हुई है, किसी समझदार व्यक्ति ने बनाकर दे दी होगी। अरे तो प्रोविजन चेंज हो गया भाई, वो टेबल भी चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन वही टेबल चल रही है पिछले 6 सालों से। अब कैसे समझाएं उस आदमी को, वो फोन पे बात कराता है मेरा भाई, उसके समझ में नहीं आ रही, और मैं वो भैंस के आगे बीन बजा रहा हूं, मतलब महामूर्ख। अब वो एजेड आदमी और है, वो 55 साल का है, अब उसको कैसे समझाऊं मैं कि यार ये गलत है? बोलता नहीं हमें टेबल दी है हमारे सीए साहब ने। अरे तो सीए साहब को टाइम बोले हुए 6 साल हो गए, क्योंकि वो सीए साहब भी 80 साल के थे, जेडी में पिछले 40 सालों से वो कंसल्टेंसी दे रहे थे। आज सरकारी विभागों में क्या चेंज नहीं होता, एक बार जो लग गया उसको लग गया। अब वो सीए साहब टैब बोल गए, 2-4 कोरोना में निपट लिए, अब वो समझ ही नहीं रहा कि यार टेबल चेंज करनी पड़ती है, लेकिन वो उसी पे कैलकुलेशन किया जा रहा है।
और वो अब क्या होता है ना, काट दिया टीडीएस गलत, मैंने समझाया वो समझा नहीं, मैंने कहा जो काट रहा है काटने दे, बाद में रिफंड ले लेंगे, देखेंगे अब जो होगा। फिर भाई साहब अब फॉर्म 16 जनरेट करने की बारी आई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से फॉर्म 16 जनरेट ही नहीं हो रहा, होगा कैसे, आपने काटा ही गलत है। अब वो मेरे भाई को क्या बोल रहा है, बोले नहीं नहीं वो फॉर्म में गलती हो रही है थोड़ी सी, ये हो रहा है, टेक्निकल इश्यू है। मैंने कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है, कोई टेक्निकल इश्यू नहीं, उससे निकल नहीं रहा फॉर्म, अब निकलेगा कैसे, कैसे समझाए बताओ मुझे आप। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पापा को की ग्रेचुटी की कैलकुलेशन मैंने करके दी है, जब वो रिटायर हुए तो उनकी पूरी ग्रेचुटी पीएफ की कैलकुलेशन होती है टैक्स, मैंने उनको समझाया देखो इतनी इतनी ग्रेचुटी मिलेगी ऑफिस से, जो अमाउंट कैलकुलेट करके दिया एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट ग्रेचुटी का मिला उनको ऑफिस से। मतलब ही वाज एक्सपेक्टिंग दैट ग्रेचुटी मिलेगी, मैंने इतने साल नौकरी कर ली तो 24 लाख की ग्रेचुटी, मैंने 24 नहीं मिलती 20 मिलती है। अरे तुम कुछ नहीं समझते, मैंने कितने लोग की ग्रेचुटी करा दी, आपने कब करा दी, खुद की तो हुई नहीं अभी तक, दूसरों की कहां से करा दी भाई, समझ ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे। अब वो सीनियर सिटीजन होते हैं, क्या समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सीनियर सिटीजन जो लोग हैं ना उनको समझाना बहुत मुश्किल काम है। उनको मैंने कैलकुलेट करके दिया तो उनके 16 लाख कुछ समथिंग अमाउंट आ रहा था, नहीं मान रहे, बैठे रहे। अब दो महीने बाद जब पेमेंट आया तो बोले यार ये तो यही अमाउंट आया, अब बताओ। इसीलिए मैं, आप मेरी बात मानो, फैक्ट ऑफ द केसेस आपको नहीं पता है अभी, इसीलिए हम लोग कंफ्यूज होते हैं। आप अपनी जगह सही हो, आप अपनी जगह सही क्यों, क्योंकि आपने वही सुना या देखा। सो देश, हाँ एक चीज की मैं पहले आपको बोल रहा हूं, मैं कई बार बोल चुका, अगर उनके ऊपर कोई और स्कीम लग रही है तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो फिर ये वाला केस नहीं होगा। फिर अगर कोई और स्कीम है तो उसके हिसाब से मिलेगा, फिर ये ग्रेचुटी एक लगेगा ही नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वेदर द ग्रेचुटी हैज एक्चुअली बीन पेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर एक्ट। If it is paid under this act, there cannot be a difference between a government employee or a non-government. The difference will be made only on the basis of seasonal and non-seasonal establishment or peace rated or non-peace rated. बस इस पे डिफरेंस आएगा, गवर्नमेंट पे नहीं आएगा, और आना भी नहीं चाहिए प्रैक्टिकली। ठीक है, क्लियर। हाँ फाइनेंशियल ईयर डिफरेंस होता है, हाँ डिफरेंट होता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो हमने बात ही नहीं करी, वो तो हम भी कह रहे हैं कि अप्रैल से मार्च चलेगा, वो इसमें नहीं लगता। हाँ गवर्नमेंट में एक चीज जरूर होती है जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वहां पे रिटायरमेंट हमेशा 31 तारीख को होता है, 31 या 30 यानी आखिरी दिन होता है। जैसे आपने नौकरी ज्वाइन करी मान लीजिए 12 मई को, तो टेक्निकली आप 12 मई के हिसाब से रिटायर होने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो रिटायरमेंट होता है वो हमेशा महीने की आखिरी तारीख को होता है, वहां कभी बीच में रिटायरमेंट नहीं होता। भले ही आपने 2 तारीख को, आपका ओरिजिनल डेट ऑफ रिटायरमेंट 2 तारीख है, तो भी उस महीने की 31 तारीख को ही रिटायरमेंट होगा आपका, बीच में नहीं होता कभी रिटायरमेंट। तो कई बार उसकी वजह से बेनिफिट मिल जाता है, 6 महीने से ऊपर चला गया, समझ गया मेरी बात। यानी रिटायरमेंट था आपका 2 जून को, लेकिन होगा 30 जून को, सो कंप्लीटेड 6 मंथ्स। अभी आपको यहां पर ये साल पूरा काउंट करने के लिए मिल जाएगा, ये बेनिफिट जरूर मिल सकता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, लेकिन उसका ग्रेचुटी एक्ट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम तो रिटायरमेंट की डेट वैसे भी जो होगी एक्चुअल वही पकड़ेंगे ना, 30 होगी तो 30 पकड़ेंगे, 31 होगी तो 31 पकड़ेंगे, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, चलिए कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से कोई डिलेमा नहीं रखना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, ऐसे कई बार मैं समझाते समझाते थोड़ा सा ऐसे जोर से बोल देता हूँ, तो बच्चे बोलते बोले सर आप तो गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा नहीं होते, गुस्सा क्यों होंगे, वो तो समझाने का, तो बीच में गुस्सा कभी आ जाता है। जैसे आप कोई ऐसा सवाल पूछते हो ना जो हमने 3-4 बार, जैसे वो फाइनल में है 1-2 बच्चे, अब यार मैं एक सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, वहां पे क्या बड़ी सेक्शन होती है, सीए फाइनल में, लॉ में, कॉर्पोरेट लॉ में बड़ी बड़ी सेक्शन होती है। उस सेक्शन के दौरान मैंने कम से कम 15 बार ये बात बताई होगी, कोई पॉइंट होता है जैसे 15 बार बता दी। अब भाई साहब वहां पे एक बच्चा है, अब है तो है, क्या करें, वो उसी क्वेश्चन को पूरा सेक्शन खत्म होने का पूछ के ही मानेगा। मतलब मैंने 15 बार बता दिया और उसके बाद वो चलता रहता है, नहीं पूछूं पूछूं पूछूं। अब 15 बार पूरा समझ गया, सर ये क्या होगा, अरे भाई अभी 15 बार रिपीट कर दिया मैंने यार, अब गुस्सा नहीं आएगा। अब शुरू में तो मेरे को भयंकर गुस्सा आता था, फिर धीरे धीरे मेरे को समझ में आया देयर इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि मैंने कहा इसका सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा, तो उस केस में हमें गुस्सा आ रहा है, बाकी हमसे को नाराज नहीं होते। आप ऐसे मत सोचिएगा बोले यार एक सवाल क्या पूछ लिया, तू तो साले चढ़ गया हमारे ऊपर हुक्का पानी लेके, पूछ ही नहीं रही सवाल, जा आगे यहां से। और तू सामने दिखेगा ना, आप तो गुड मॉर्निंग करवा लियो मेरे से, अब करवाइयो तो गुड मॉर्निंग, सामने दिखेगा ना। अब बच्चे ऐसे नजरें झुकाने निकलते, ले नहीं करनी गुड मॉर्निंग, उखाड़ ले तेरे जो उखाड़ना है, जा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, सवाल वाल पूछते रहो, सवाल पूछते रहना चाहिए। और वैसे भी बेशरम मन की क्लास में बैठोगे ना तो ही फायदे में रहोगे, ईगो लेके बैठोगे कभी पास नहीं हो पाओगे। हमारे सर थे गुरुद्वाल शर्मा, हिंदी पढ़ाया करते थे हमें कभी, जब मैं 9th में था, तो उनका एक बड़ा अच्छी चीज है जो मेरे को अपनी जिंदगी में हमेशा याद रहा, इसलिए मैं सक्सेसफुल भी रहा, कि जिंदगी में जब तक आप बेशरम बन के बैठे हो ना क्लास में, तो आप सक्सेसफुल हो, वरना जिस दिन ईगो लेके बैठ गए ना उस दिन डूब गए आप। बेशरम मतलब
टीचर डांटे पीट, आपके टाइम पे तो पीटे नहीं जाते, हमारे टाइम पे तो कूटे भी जाते थे, तो डांटे पीटे कूटे उससे कोई लेना देना नहीं है। सवाल तो मैं पूछूंगा, चाहे तेरे को अच्छा लगे, चाहे तेरे को बुरा लगे, चाहे तू चीख, चाहे तू चिल्ला, जवाब तो तेरे को देना पड़ेगा। देखो हम गुस्सा कितना भी कर ले, लेकिन जवाब तो देना ही पड़ेगा ना एट द एंड ऑफ द डे। हम चिल्ला लेंगे, चिल्ला, वो ठीक है तू कर ले तेरा पहले फिर जवाब तो देना पड़ेगा ना। आपका काम किससे होगा? जवाब से। इसलिए डोंट फील शाय और हेजिटेटेड कि एक बार डांट दिया तो हम सवाल नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। 5वीं बार फिर हम ऐसे हो जाते हैं, मैंने कहा यार इसके सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा भाई साहब, मानेगा तो ये वैसे भी नहीं, इसलिए, ठीक है ना। चलो खैर, तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में ध्यान रखिएगा, अगर 6 महीने से ऊपर हो गए वो साल काउंट होगा, 6 महीने से कम है तो वो साल काउंट नहीं होगा। और आपको 15 दिन की सैलरी लेनी है, 15 दिन की सैलरी निकालना लास्ट ड्रॉन सैलरी। आपको सवाल मालूम है क्या पूछना चाहिए था? सर लास्ट ड्रॉन सैलरी क्यों ले रहे हो? मान लो मैंने 40 साल नौकरी करी, जब मैंने नौकरी ज्वाइन करी तब तो मेरी सैलरी 12,000 थी, जब मैं रिटायर हुआ उस समय मेरी सैलरी थी, मैं जहां पे रिटायरमेंट बोल रहा हूं आप समझ जाना, उसमें सुपर एन्युएशन, डेथ वगैरह सब शामिल है, एक बोलने के लिए हम एक रिटायरमेंट ले रहे हैं कि रिटायरमेंट जब हुआ तब सैलरी थी 70,000, तो आपने 70,000 के हिसाब से ग्रेचुटी क्यों ली? एवरेज करते ना आप, भाई सैलरी तो पूरे साल, पूरे 40 साल तो सेम नहीं रही, क्योंकि देखो एम्प्लॉय को मैक्सिमम बेनिफिट देना है। अभी आप समझो ना, महंगाई बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। आपने एवरेज निकाल दिया, आप ग्रेचुटी दे किसके लिए? फ्यूचर के लिए या पास्ट के लिए? तो फ्यूचर के हिसाब से तो महंगाई बढ़नी चाहिए ना, बल्कि आपको तो जितनी ग्रेचुटी आ रही है उसमें इन्फ्लेशन और लगाना चाहिए था, कि आज हम ग्रेचुटी कैलकुलेट कर रहे हैं आज की रेट पे, जबकि काम ही फ्यूचर में आएगी, सो इट शुड बी इन्फ्लेटेड अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ फ्यूचर पीरियड। हम वो नहीं कर रहे, कम से कम आप आज की जो सैलरी है उस पर तो दो, एवरेज निकालोगे तो पर जो सैलरी आ रही है हमारी एक महीने की वो तो कम आ जाएगी ना, इसलिए लास्ट ड्रॉन सैलरी लिया जाता है। आगे बात समझ में? कोई डाउट नहीं इसके अंदर? पक्का? श्योर? कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताओ, क्योंकि अगला वाला जो है पीस रिलेटेड वो बिल्कुल सेम है, एक छोटा सा डिफरेंस, अगर ये क्लियर रहेगा तो वो समझाना आसान रहेगा। नीचे एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको भी समझाया उसी तरह का एक एग्जाम्पल मैंने बनाकर यहां लिया। एक मिस्टर रजनीकांत है जो कि 13 मई 2018 को ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी में एट द सैलरी ऑफ 45,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। अब he retired on 26th of March 2028. At the time of retirement, his salary was 83,000. His Feb 28 salary was 80,000 rupees. ये किस्मत अच्छी थी कि जिस महीने रिटायर होना था उसी महीने सैलरी में, क्योंकि देखो गवर्नमेंट में क्या होता है ना, आपको जब आप सैलरी वाला चैप्टर पढ़ोगे या चालू हो गया होगा शायद, तो उसमें आपको, कोई बात नहीं अभी होगा तब बताता हूं, उसमें क्या होता है सैलरी जो मिलती है, ध्यान दीजिएगा जरा, सैलरी जो मिलती है वो मार्च से फरवरी की मिलती है, समझे आप। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी मिलती है अप्रैल से मार्च, पर गवर्नमेंट में मिलती है मार्च से फरवरी की, समझ गए। अकाउंटिंग ईयर वही रहेगा अप्रैल से मार्च, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अकाउंटिंग ग्रेचुटी के लिए पीरियड क्या रहेगा? जनवरी से दिसंबर। ये तो मैं अलग से वैसे ही बता रहा हूं आपको, इसका हमारे ग्रेचुटी से कोई लेना देना नहीं है। वहां पे जो सैलरी बनती है वो बनती है मार्च से फरवरी। अभी आपको जब सैलरी वाला चैप्टर पढ़ोगे ना टैक्स में, तब सर बताएंगे भी आप। तो मार्च में इंक्रीमेंट लगता है वहां, सामान्य तौर पर इंक्रीमेंट कब लगता है? अप्रैल में। तो आप सैलरी के लिए पूछते ना बेटा, तो ग्रेचुटी के पीरियड का कैलकुलेशन तो सेम ही रहेगा। ग्रेचुटी के पीरियड के लिए तो जनवरी से दिसंबर ही रहेगा। आप सैलरी पीरियड पूछते ना कि सर सैलरी पीरियड क्या होता है, समझे ना। आप क्वेश्चन गलत पूछा आपने, इसलिए आंसर गलत हो गया ना। चलिए, तो जो सैलरी पीरियड होता है, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फिर वहां पे मार्च में इंक्रीमेंट लग जाता है। अब ये रिटायर कब हुआ? ये रिटायर हुए 26 मार्च 2028 को, करेक्ट। मार्च में इंक्रीमेंट लगा 1 मार्च को सैलरी हो गई 83,000, करेक्ट। लेकिन फरवरी की सैलरी कितनी थी? 80,000। अब सवाल यह है कि ग्रेचुटी कितनी मिलेगी, क्या मिलेगी, बाद में देखेंगे। ग्रेचुटी के लिए सैलरी कब कौन सी पकड़ोगे, 80,000 या 83,000? 80,000 क्यों? लास्ट मंथ सैलरी। अब ये सोचे बोले साहब मेरे को यहां पे आकर वो सीनियर सिटीजन के साथ समस्या हो जाती है। अब समझते नहीं वो बात, लास्ट डाउन सैलरी पे मिलती, बोले नहीं मेरी तो 83,000 सैलरी थी, 80 पे कैसे बना दिया आपने? अरे गुरुदेव, लास्ट मंथ की सैलरी पे बनता है। नहीं ऐसे कैसे, मेरे को लास्ट सैलरी तो 83,000 मिली। अब फिर हो गया ना गड़बड़। अब आप समझाते रहो, समझ में नहीं आएगी उनकी, आपकी समझ में आ गई क्योंकि आप मेरे से पढ़ लिए ना, आप समझदार बच्चे हो गए। तो लास्ट डाउन सैलरी कितनी है? 80,000। समझ में आ गई बात? 80,000 के हिसाब से हम ग्रेचुटी बनाएंगे एक तो पहला, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है पीरियड कैलकुलेट करना। 2018 में ज्वाइन करा 13 मई 2018 को, तो क्या 2018 काउंट करेंगे क्या? 6 महीने से ज्यादा है। और रिटायर कब हुए? 26 मार्च 2028 को, तो 2028 काउंट नहीं होगा। तो 18 से 27 काउंट कर ले तो 7 और 3 10 साल की मिलेगी अब 5 साल कंटिन्यूस सर्विस दी या नहीं दी वो क्वेश्चन साइलेंट है। तो आप मानो है
वरना तो फिर अगर यही मान लेंगे कि 5 कंटिन्यूस सर्विस नहीं तो क्वेश्चन ही बेकार हो गया, फिर कैलकुलेट करने की जरूरत ही क्या है। तो क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन इट। हमने मान लिया कि जो 10 साल आपने नौकरी करी इसमें कोई 5 साल ऐसे रहे होंगे जिसमें आपने कंटिन्यूस सर्विस दी है। समझ में आ गई बात? कोई डाउट नहीं इसके अंदर? गुड। अब 10 साल की ग्रेचुटी निकालनी है, आखिरी ड्रॉन सैलरी है 80,000, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आ गई आपकी 15 दिन की सैलरी। इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो 26 80,000 डिवाइड बाय 26 इंटू 15 करा तो ये आया 46,154 मल्टीप्लाई बाय 10, 4,61,540 रुपए का आपका क्या बनेगा? ग्रेचुटी का अमाउंट बनेगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? गुड। अब आता है पीस रेटेड, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, वही क्या, हर एक साल के लिए 15 दिन की ग्रेचुटी, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहां बस ये जो 15 दिन की सैलरी निकालनी है, ये कैलकुलेट करने का तरीका अलग। इसमें हम लास्ट ड्रॉन नहीं ले सकते। भाई क्यों नहीं ले सकते? पीस रेटेड में क्या होता है, आप जितने नंबर ऑफ पीसेस बनाओगे उतनी वेजेस मिलेगी। तो आप जितनी ग्रेचुटी बनाओगे, तो सॉरी जितनी आपने यूनिट्स बनाई उतने पैसा मिलेगा आपको। अब मान लो मुझे पता है मेरा मार्च में रिटायरमेंट है, तो भाई साहब फरवरी में मैं रोज 15 घंटे काम कर रहा हूं, समझ गए आप? उससे क्या होगा, नंबर ऑफ पीसेस ज्यादा बनेंगे, नंबर ऑफ पीसेस ज्यादा बनेंगे तो फरवरी में पेमेंट ज्यादा मिलेगा, यही होगा। पेमेंट ज्यादा मिला तो आपके मजे हो गए, क्योंकि आपकी ग्रेचुटी ज्यादा बन गई। कितना बढ़िया काम है ना ये तो। वैसे मेरे हर महीने पेमेंट बन रहा था 70,000 60,000, इतना ही काम करता था मैं, तो 60-70 हजार ही बन पाता था पेमेंट। कभी 65 बन जाता था, कभी 55 बनता था, कभी 70 बनता था, तो एवरेज मेरा 65-70 हजार बन रहा था। पर मार्च के अंदर मेरी सैलरी बनी 1.5 लाख रुपए, क्योंकि मैंने 15-15 घंटे काम करा। मैंने एक महीने तो दबा के काम करना है, उसके बाद अब 1.5 लाख रुपए के हिसाब से ग्रेचुटी निकालूंगा तो 75,000 पर मंथ, पर 75,000 15 दिन की ग्रेचुटी निकलेगी। हो गया ना मजे? एम्प्लॉयर की तो लग गई ना। उल्टा भी कर दो, मान लो बेचारा एम्प्लॉय आखिरी महीने में बीमार पड़ गया, या खुदा ना खास्ता कोई और घटना घट गई, बेचारा काम नहीं कर पाया, उससे पिछले महीने तक उसके हर महीने पेमेंट बन रहा था 70-75 हजार, 65-70 हजार। पिछले महीने में यानी मार्च में, इस एग्जाम्पल में अगर हम ले, मार्च में उसका पेमेंट बना 15,000, बेचारा मर जाएगा वो तो यार। 15,000 का पेमेंट बना तो 26 दिन का पेमेंट, 15 दिन का पेमेंट कितना होगा? 8-9 हजार रुपए। उसके हिसाब से उसकी तो पूरी ग्रेचुटी बेकार हो गई। तो ये तो गलत बात है ना यार। देखो जहां फिक्स वेजेस मिल रहा है वहां तो सही है, पर जहां हर महीने पेमेंट चेंज होता है तो हमने कहा वहां पे जो आप 15 दिन की सैलरी निकाल रहे हो वो पिछले 3 महीने का एवरेज लो, यानी पिछले 3 महीनों में जितना उसने कमाया डिवाइडेड बाय उन 3 महीनों में जितने नंबर ऑफ डेज उसने काम करा, करेक्ट, जितने नंबर ऑफ डेज काम करा मल्टीप्लाई बाय 15। इससे क्या होगा, इससे पिछले महीने में अगर उसने ज्यादा काम करा या कम काम करा से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने 3 महीने का एवरेज लिया। अब आप ये सवाल पूछ सकते 3 ही क्यों, 5 क्यों नहीं? बिल्कुल हो सकते थे, लेकिन एक्ट ने 3 बोला। ये आपकी बात ठीक है, ये सवाल जेन्युइन है कि 3 ही क्यों, 6 क्यों नहीं लिया? हाँ कर सकते थे 6 महीने भी, लेकिन अब कोई ना कोई तो पीरियड पकड़ते ना, कल को 6 महीने पकड़ लेते हैं, तो फिर आप कहते 6 महीने ही क्यों, साल भर क्यों नहीं? तो ये तो एक्ट को लगा 3 महीने का एवरेज लेना चाहिए। वैसे व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कम से कम 6 महीने होना चाहिए था। 3 महीने इज अ वेरी स्मॉल पीरियड। पिछले महीने की तो बात है, उससे पहले 2 महीने आपने लिए तो वो ठीक नहीं है। 6 महीने का एवरेज तो कम से कम पकड़ना चाहिए था, पर खैर अब उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो 3 महीने का आपको एवरेज लेना है। देखो बाकी बिल्कुल सेम है, वही 15 दिन सैलरी मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ऊपर भी ऐसे निकाला था, यहां पे भी ऐसे निकालना है। बस यहां पर आपको 15 दिन की सैलरी कैसे निकालनी है, लास्ट 3 मंथ्स सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज वर्कड इन 3 मंथ्स। पिछले 15 दिनों में, पिछले 3 महीनों में आपने जितने नंबर ऑफ डेज काम करा। अच्छा, जहां फिक्स सैलरी वहां तो 26 से डिवाइड कर दो, क्योंकि वहां तो पूरे 26 दिन काम करा ना आपने, यहां तो पता नहीं ना कितने दिन काम करा, इसलिए आपको यहां पर इस तरीके से निकालना है। अगर कोई डाउट हो तो बताओ, आराम से इसको पढ़ लो। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ठीक है? इस 1 मिनट के अंदर आप इसे पढ़ लीजिए। ये सीजनल वाला मत पढ़ना, अभी मैंने सीजनल वाला नहीं पढ़ाया है, तो एक बार आप इसको रीड कर ले। 1 मिनट का टाइम आपके पास में है। समझा देते हैं, कुछ सिंपल है। अरे जैसे आपने वो वाला निकाला ना, वहां पे भी आपने क्या लिया, 15 दिन की सैलरी मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मान लीजिए आपने 12 साल काम करा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 15 दिन की सैलरी। अब ये 15 दिन की सैलरी हम उधर कैसे निकाल रहे थे, वहां पे हमने लिया था लास्ट, सेम ही है, बिल्कुल सेम है। वहां पे आपने लिया लास्ट मंथ सैलरी डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 15। आप उस और इस फॉर्मूले को कंपेयर करो। लास्ट मंथ सैलरी की जगह हमने ले लिया लास्ट 3 मंथ सैलरी,
राइट, 3 महीनों में जितना ही पेमेंट मिला, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज वर्कड इन 3 मंथ्स। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उधर वाले में तो हर महीने फिक्स सैलरी मिलती है, तो हर महीने 26 दिन काम करना ही पड़ता है। यहां आपने 26 दिन काम करा, ऐसा जरूरी तो नहीं ना। तो पिछले 3 महीनों में जितने दिन आपने काम करा उससे डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई बाय 15, बस। बाकी तो वही कंप्लीट रिजर्व सर्विस तो सेम ही रहेगा। ठीक है विनिशा बेटा, क्लियर हो गया क्या? चलो अब आ जाते हैं ऊपर। नीचे जो नोट वगैरह लिखा हुआ है उसको छोड़ दीजिएगा, अभी उसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अभी ऊपर चलते हैं। अगर सीजनल है तो क्या होगा? देखो सीजनल वाले में क्या करना है, सीजनल वाले में पूरे साल में कितने सीजन होंगे पता नहीं, ये डिपेंड करता है। जैसे पटाखे हैं, पटाखों का साल में 3 से 4 बार सीजन आता है। दिवाली तो है ही, अभी दिसंबर में शादियां चालू हो गई, 15 जनवरी तक शादियां थी, 15 दिसंबर तक शादियां थी, तब भी पटाखे फूटते हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। शादी के पति के फूटेंगे, शादी से पहले वैसे फूट रहे। 15 जनवरी से फिर वापस से शादी चालू हो गई, फिर सीजन आ गया। अब 15 फरवरी या 15 मार्च तक चलेगा, उसके बाद फिर ऑफ, फिर जून में फिर से सीजन आ जाएगा शादियों का, फिर पटाखे, फिर वही दिवाली। यानी साल में 3 से 4 बार सीजन रहता है। लेकिन पतंगों का सीजन ऐसा है जो साल में एक बार या हद मार के 2 बार आता है। क्या यूपी साइड के अंदर थोड़ा सीजन होता है पटाखों का, पतंगों का जून के आसपास। वहां पे जून में गंगा दशहरा मनाया जाता है, एक फेस्टिवल होता है गंगा दशहरा, तो उस गंगा दशहरा के ऊपर बहुत पतंगे उड़ती है वहां पे। तो साल में 2 बार सीजन होता है। राइट, कैटरिंग वाले उनके साल में 2 से 3 बार सीजन होते हैं। तो कितने सीजन आपके साल में होंगे हमें नहीं पता। हमने क्या बोला, जितने नंबर ऑफ सीजन आपने काम करा है उसमें हर सीजन के लिए 7 दिन की सैलरी, इसके इक्विवेलेंट ग्रेच्युटी मिल जाएगी। बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है सीजनल है, लेकिन जो काम वो करते हैं उसका सीजन साल में 3 बार आता है, तो हर एक सीजन के लिए 7 दिन की सैलरी। यानी अगर पूरे साल में 3 सीजन आते हैं तो 21 दिन की सैलरी जितनी ग्रेच्युटी मिलेगी आपको। और साल में एक ही सीजन आता है तो 7 दिन जितनी। अब यार देखो ये तो थोड़ा नुकसान हो गया। हाँ नुकसान तो हो गया, जिसमें सीजन ज्यादा है, मान लो 4 सीजन आते हैं तो फिर 28 दिन की सैलरी। सामान्य आदमी को 15 दिन की सैलरी जितनी ग्रेच्युटी मिलती है, आपको 28 दिन जितनी मिलेगी। हो सकता है किसी को 7 दिन जितनी ही मिले। अब आपके साल में 4 सीजन आते हैं, आप 10 साल से नौकरी कर रहे हो, तो 4 सीजन इंटू 10 40 बार के लिए आपको 7 दिन जितनी सैलरी मिलेगी। नहीं समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, दोबारा से समझो। आपने साल में 4 सीजन आ रहे हैं आपके, हर एक सीजन के लिए 7 दिन की ग्रेच्युटी। सामान्य तौर पर हम क्या करते हैं, एक साल जब आप पूरे साल भर काम कर रहे हो तो 15 दिन की जितनी ग्रेच्युटी देते हैं। यहां पूरे साल भर तो काम होगा नहीं, सीजन वाइज काम होगा। साल में 4 सीजन आ रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो हर एक सीजन के लिए 7 दिन की इक्विवेलेंट ग्रेच्युटी मिलेगी। अब उस सीजन में आपने चाहे 10 दिन काम कराओ, 15 दिन काम कराओ, 2 महीने काम कराओ, 20 दिन काम, उससे मतलब नहीं है। सीजन वाइज, सीजन कितने दिन का रहता है ये पता नहीं हमें, इससे में कोई लेना देना भी नहीं है। जैसे शादी में वहां पे एक एक महीने के 4 सीजन आते हैं, क्योंकि साल में शादियां 4 बार ही होती है, और चारों बार जो मुहूर्त खुलता है वो लगभग एक एक महीने के लिए खुलता है। जैसे 15 दिसंबर से 15 जनवरी खुल गया, फिर देव सो गए, फिर 15 फरवरी के आसपास खुलेगा, तो 15 फरवरी से लेके फिर ऐसे साल में 4 बार सीजन आता है, हर बार सीजन एक एक महीने का तो होता है। अब उस एक सीजन के लिए 7 दिन की सैलरी जितनी ग्रेच्युटी मिल रही है आपको, यानी साल में आपने एक्चुअल में 4 ही महीने काम करा, 4 सीजन काम करा मतलब 4 महीने काम करा उदाहरण के तौर पे, तो हर एक सीजन के लिए 7 दिन की ग्रेच्युटी, यानी पूरे साल भर के लिए आपको, एक साल के लिए आपको 28 दिन जितनी ग्रेच्युटी मिल रही है। करेक्ट। लेकिन अगर आपका सीजन पूरे साल में एक ही आता है और वो आता है 50 दिन का, तो भी 7 दिन सैलरी जितनी मिलेगी। यानी ये गलत है, बहुत गलत है। किसी का इसका जो सीजन है वो 15 दिन का ही है और ऐसे साल में 4 सीजन आते हैं, काम करेगी 60 दिन, ग्रेच्युटी मिलेगी 28 दिन की, क्योंकि हर एक सीजन के लिए 7 दिन की ग्रेच्युटी। उसका पूरे साल में एक ही सीजन आता है 50 दिन का, 7 दिन की ग्रेच्युटी मिलेगी। ये 60 दिन काम कर रही है, वो 50 दिन काम कर रही है, लेकिन उसको ग्रेच्युटी मिल रही है 7 दिन की, इसको मिल रही है 28। अब क्या करें? तो है जो है, ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन ठीक है ना। समझ गया मेरी बात? तो आपको यह नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस नहीं लेने, आपको नंबर ऑफ सीजन लेने। यानी पूरी लाइफ में आपने जिस भी जगह नौकरी करी उसमें आपने कितने नंबर ऑफ सीजन काम करा। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने 12 साल काम करा,
और उस एंटिटी में साल के 4 सीजन आते हैं, तो 12 × 4 48 सीजन, हर एक सीजन के लिए 7 दिन जितनी ग्रेचुटी, करेक्ट। तो 48 × 7 क्लियर हो गई, या फिर 48 × 7 दिन की वेजेस, 48 दिन इंटू 7 दिन। अब 7 दिन की वेजेस कैसे निकालनी है, जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी हो डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 7, 15 नहीं करना 7, करेक्ट। नहीं समझ में आया अभी भी? अगर 1% भी ना, 1% भी अगर अपने को ना, अपन 1% पे भी काम करते हैं, समझे ना अपन, अगर 1% भी कंफ्यूजन है ना तो अभी रोक लो, बोले सर दोबारा समझा दो, तिबारा समझा दो, लेकिन कंफ्यूजन कैरी मत करना बिल्कुल भी। एग्जाम्पल से समझ लो, बड़ा आसान है। मान लीजिए आप जो है पतंग बनाने वाले बिजनेस में काम करती हैं, क्या नाम है बेटा आपका? है जी, लवी। लवी जो है पतंग बनाने वाले बिजनेस में काम करती है, और ये पतंग जो है साल में 2 बार बनती है, ठीक है। पतंग बनाने वाले बिजनेस में और साल में 2 बार सीजन आता है, यानी आप एक तो बनाते हो, एक सीजन आता है आपका नवंबर दिसंबर में, ठीक है, यह है सीजन नंबर 1। एक सीजन आता है अप्रैल और मार्च में, यह है सीजन नंबर 2। साल में 2 ही सीजन आते हैं। इस सीजन में आपने कितने दिन काम करा इससे मतलब नहीं, मैं लिख देता हूं यहां 20 दिन वर्कड, यहां 22 दिन वर्कड। आपने उस सीजन में कितने दिन काम करा इससे मतलब नहीं है, सीजन काउंट होता है। तो आपको हर एक सीजन के लिए कितने दिन की ग्रेचुटी मिलेगी? 7 दिन की। पूरे साल में कितने सीजन आए? 2 सीजन, तो कितने दिन की ग्रेचुटी मिलेगी? और ऐसा करते करते आपको आज 15 साल हो चुके हैं, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, ठीक है, पिछले 15 सालों से आप काम कर रही हैं। हर साल में कितने सीजन आते हैं? तो 15 × 2 आपको कितने सीजन की ग्रेचुटी मिलेगी? सामान्य तौर पर आप एक ईयर की ग्रेचुटी निकालते हो, यहां पे सीजन की ग्रेचुटी निकलती है, तो आपको 30 सीजन की ग्रेचुटी मिलेगी, करेक्ट। और एक सीजन के लिए कितने दिन की ग्रेचुटी मिलेगी? तो यहां पर मैं ले लेता हूं 7 डेज, समझ गए? 7 दिन की सैलरी, ये वाला फिगर कैसे, ये तो 35 मल्टीप्लाई में जो भी फिगर आएगा, आपकी जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी है, लास्ट ड्रॉन बोल रहा हूं, लास्ट मंथ सैलरी नहीं बोल रहा हूं, लास्ट ड्रॉन, राइट। लास्ट ड्रॉन मतलब आप रिटायर हुए 2028 में, और 2028 में आप जून में रिटायर हुए, तो जून से पहले आपको सैलरी अप्रैल मार्च में मिली होगी, क्योंकि आपका तो सीजन अप्रैल मार्च में आता है, तो मार्च की सैलरी पकड़ लेना। नहीं समझे? क्योंकि अब मई जून में तो आपको सैलरी मिली नहीं होगी, अप्रैल मई जून में तो सैलरी मिली नहीं होगी आपको, सॉरी ये फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून में तो सैलरी मिली नहीं होगी, रिटायर आप जून में हुए, तो आपको सैलरी कब मिली होगी? मार्च में। मार्च की सैलरी पकड़ लेना, 26 से डिवाइड करना, 7 से मल्टीप्लाई करना, तो ये वाला फिगर आ जाएगा, ठीक है। मान लो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी है, वो है 54,000, तो 54 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आएगा? एक ही जने को निकालना है, सबको नहीं निकालना, एक जना सेम ही फिगर आएगा। क्यों? 26 दिन तो होते हैं एक महीने में, लेकिन हमने सैलरी कब की उठाई है? तो 14,538, 7 दिन से मल्टीप्लाई कर दिया था ना यार, 14, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो, तो ये जो भी फिगर आएगा वो ले लेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी मेरे हिसाब से 1,40,000। सीजन कितने भी दिन का हो सकता है, सीजन 15 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, 50 दिन का भी। अरे ये तो हम लास्ट मंथ सैलरी पकड़ रहे हैं ना, वो तो 1 महीने की सीजन 50 दिन का भी है, तो आपको एक उस महीने में 30 दिन की सैलरी मिली होगी, अगले महीने में आपको 20 दिन की सैलरी मिली होगी, ठीक है ना, ऐसे तो लोगे। तो जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी वो उठा लो ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है सीजन 50 दिन का है 30 दिन ज्यादा का है। वैसे मैं आपको कंफ्यूजन मुझे समझ में आ गया, आपको भी लग रहा है भी कंफ्यूजन, फिर भी ये पूछ नहीं बोले सर ये तो नुकसान हो गया, फिर 20 दिन की सैलरी मिली उसके साथ तो कम आई, यही पूछ लो ना, तो फिर पूछे क्यों नहीं, फिर आपने हाँ हाँ क्यों कर दिया? आप हाँ क्यों कर देते हो? हाँ हाँ नहीं करना होता है, काउंटर करना होता है, और काउंटर जब तक करना है जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आता। जनरली क्या होता है, सीजनल में पूरे साल भर बराबर सैलरी मिलती है, वो क्या करते हैं पूरी जितनी भी सैलरी बनी ना उसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं। उसके पीछे रीजन है ना, मेरे घर पे क्या मई जून के अंदर दूध वाला दूध देने नहीं आएगा या अखबार वाला नहीं आएगा, या बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जाएगी। अब आप मुझे फरवरी मार्च में सैलरी पकड़ा देते हो, अप्रैल मई जून में मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो सीजनल वाले में क्या करते हैं,
पूरी जो भी आपके सीजन की सैलरी बनती है उसको पूरे साल में इक्वली डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हर महीने आपको एक अमाउंट मिलता रहे। उसका पर्पस बस यही होता है कि आपको पूरे महीने भर में, पूरे साल भर में कभी भी ऐसा ना लगे कि सैलरी नहीं आ रही। तो आप मान लीजिए पूरे साल में 2 सीजन काम करते हो, इन 2 सीजन में मान लीजिए आपका पेमेंट बनता है 6 लाख रुपए का या 5 लाख का, तो दे विल नॉट गिव यू लाइक 2.5 लाख इस सीजन में दे दिया, 2.5 लाख अगले सीजन में, उस 5 लाख को थ्रू आउट द ईयर में डिवाइड कर देते हैं। तो आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है 40-45 हजार का। क्लियर है? पर लेकिन काम तो आपने फिर भी 2 ही सीजन कराना, तो ग्रेचुटी किसके हिसाब से निकलेगी? सीजन के हिसाब से, क्योंकि काम आपने सीजन वाइज करा, वो तो आपने उन 2 सीजन के पेमेंट को पूरे साल भर में ले लिया। एम्प्लॉयर की तरफ से तो आप एक साथ ले लेते, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आपने अपनी सहूलियत की वजह से पूरे साल भर में स्प्लिट अप करा। समझ गए? हाँ 40,000 लेंगे, बिल्कुल 40,000 डिवाइड बाय 26, क्योंकि लास्ट राउंड सैलरी वही होगी आपकी। अब जैसे मई, अप्रैल, मई, जून में आपने काम नहीं करा पर सैलरी तो मिली ना आपको, तो जून की सैलरी पकड़ लो, क्योंकि हम मार्च की पकड़े या जून की पकड़े क्या फर्क पड़ता है, एक ही आएगी ना, इसलिए। ठीक है, चलें आगे। चले आगे क्या, आप घर जाओ तुम, बाकी कल करेंगे, मतलब मैं घर जाता हूं। सर डिनोमिनेटर में 26 क्यों लिया? बेटा महीने में 26 दिन होते हैं ना, सीजनल वाले भी संडे को काम थोड़ी ना करते हैं, संडे को तो वो भी छुट्टी पे रहते हैं ना बेटा, ऐसे।